फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। हो सकता है मेरे आज की स्टोरी में आपको मेरी साउंड में कुछ प्रॉब्लम दिखे क्योंकि मेरा गला बंद है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कंटिन्यूटी में ब्रेक हो। इसलिए आवाज में खराबी के लिए मैं पहले ही आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। तो चलते हैं हम सीधे अपनी स्टोरी की तरफ। आज की मेरी जो स्टोरी है वो एक अमेरिका की स्टोरी है, एक छोटे से शहर स्ट्रॉन्ग्सविल ओहायो की। ये जो स्ट्रॉन्ग्सविल शहर है, या हम कह सकते हैं एक सबब है, यहाँ पर कम ही लोग रहते हैं और वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं क्योंकि कई कई साल से लोग वहां पर बसे हुए हैं। लेट 2017 में ये जो स्ट्रॉन्ग्सविल नाम का सबब है, ये लोगों के निशाने पर आ गया, न्यूज चैनल्स पर छा गया। और इसके कुछ बहुत ही गलत रीजंस थे, कोई अच्छे कारणों की वजह से चर्चा में नहीं आया, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने ये सबके निशाने पर ला दिया। ये जो लेट 2017 में स्ट्रॉन्ग्सविल में हुआ, इसकी बुनियाद बहुत पहले ही बननी शुरू हो गई थी। हम कह सकते हैं कि अर्ली 2016 में ही कुछ ऐसी चीजें होने लगी थी जो कि इस क्राइम से कनेक्टेड थी, और आगे चलकर इस क्राइम में इन घटनाओं का रोल होने वाला था। तो हम चलते हैं एक फैमिली की तरफ। ये फैमिली थी ब्रूस और मेलिंडा प्लेस्कोविक की। ये ब्रूस और मेलिंडा काफी लंबे समय से स्ट्रॉन्ग्सविल में रहते आ रहे थे, यानी कि यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स थे। बहुत अच्छे लोग थे, इन्हें सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ब्रूस और मेलिंडा को 2016 में एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश हो गए। इनको पता चला कि इनकी बेटी जो कि 20 साल की थी और उसका बॉयफ्रेंड जेफ जो खुद भी 20 साल का था, ये दोनों माँ बाप बनने वाले थे, यानी कि एना प्रेग्नेंट थी। और ये खबर सुनकर इन लोगों को लगा कि हमें अपने बच्चों की कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि ये लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले थे। और इन लोगों को ये भी पता था कि इनकी जो बेटी है एना और इनका जो अब हम कह सकते हैं कि वुड बी सन इन लॉ है जेफ, ये लोग भले ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और माँ बाप भी बनने वाले हैं, लेकिन ये फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। इन लोगों को पैसे की कमी थी, क्योंकि जो एना थी वो एक छोटी मोटी नौकरी कर रही थी एप्पल्स बी नाम के रेस्टोरेंट में। वो एक वेट्रेस थी और उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, और वो इतनी ज्यादा, जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट भी नहीं हो पाई थी कि अलग घर लेकर ये लोग रह सके। एना अभी भी अपने माँ बाप ब्रूस और मेलिंडा के साथ ही रहती थी। उसका जो बॉयफ्रेंड था जेफ, वो एक सर्विस टेक्नीशियन था। उसकी जॉब थोड़ी सी अच्छी थी, वो एक हीटिंग और एयर कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन उसकी जॉब इतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो अभी तक ज्यादा पैसे बचा नहीं पाया था। यानी कि जेफ अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और एना अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। और अब जबकि ब्रूस और मेलिंडा को पता चल गया था कि ये लोग प्रेग्नेंट हैं, यहीं रहे बच्चे के पैदा होने तक और उसके बाद भी, और जब तक ये लोग पूरी तरह से अच्छी तरीके से रिकवर होकर दोबारा से अपनी अच्छी अच्छी जॉब ना करने लगे, तब तक ये हमारे साथ ही रहे। इन्होंने ये भी सोचा कि हमको भी अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ रहने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम बच्चे की देखभाल में भी इन लोगों का सपोर्ट कर देंगे, और अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो ये लोग पैसा बचा पाएंगे जो कि इधर उधर फिजूल में ये लोग खर्च करेंगे, वो पैसा भी सेव होगा। और जब भी ये लोग रेडी होंगे अपने बच्चे के साथ मूव आउट करने के लिए, तब ये लोग मूव आउट कर सकते हैं। जब इन लोगों ने अपना प्लान अपनी बेटी एना को बताया तो एना बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुई, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई, बहुत एक्साइटेड हुई। इसने तुरंत जेफ को फ़ोन किया और जेफ को सारी बातें बताई कि मेरे पेरेंट्स ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं। तो जब जेफ ने ये सब सुना तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत एहसानमंद हो गया। उसे लगा कि ये लोग हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और उसने तुरंत कहा कि हाँ हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ मूव इन करने के लिए, और मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। फिर इसके कुछ महीनों के बाद जून 2016 में, जबकि इन दोनों की बेटी इस दुनिया में आई, तब जेफ ने एना के घर में मूव इन कर लिया। ये इनके साथ ही रहने लगा। लेकिन जब इसने ब्रूस और मेलिंडा के घर में मूव इन किया, उसके लगभग साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी के आसपास कुछ अजीब सी डिस्टर्बिंग घटनाएं होनी शुरू हो गई। जेफ के मूव इन करने के कुछ दिनों के बाद जेफ और एना अपने घर में अकेले थे, और ये लोग घर के मेन फ्लोर पर किचन टेबल पर बैठकर रात का डिनर कर रहे थे। बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा गया था। जो जेफ था वो भी बैठा हुआ था, और ऐसे ही बैठे बैठे वो पीछे वाली विंडो से पीछे वाले बैकयार्ड में देख रहा था। जो इनका बैकयार्ड था इनके घर के पीछे, वो बहुत बड़ा बैकयार्ड था। एक्चुअली वो सिर्फ इनके घर का बैकयार्ड नहीं था, बल्कि जितने भी घर इस कतार में थे उन सबका एक कॉमन बैकयार्ड था, जिसे हम कम्युनल बैकयार्ड भी कह सकते हैं। तो जब वो इस बैकयार्ड में देख रहा था, तब उसे लगा कि कुछ अजीब सी चीज उसने देखी। क्योंकि बाहर अंधेरा था, इसलिए वो चलकर विंडो तक गया और उसके बाद खड़ा होकर बाहर देखने लगा। तब उसने पाया ध्यान से देखने पर
कि उस बैकयार्ड में थोड़ी सी दूरी पर 4 स्ट्रेंजर्स खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि वो स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं और लगातार इनके घर की तरफ घूरे जा रहे हैं। उसके बाद उसने ऐना को भी बुलाया और कहा कि देखो ये लोग कौन है, क्या तुम इनको पहचानती हो। लेकिन ऐना भी श्योर नहीं थी कि ये लोग कौन है। वो भी बोली कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, कौन है ये स्ट्रेंजर और हमें क्या कदम उठाना चाहिए। ये लोग खड़े होकर उन स्ट्रेंजर्स को देखने लगे। एक्चुअली वो स्ट्रेंजर्स कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ खड़े थे, स्मोकिंग कर रहे थे और उनके घर की तरफ देख रहे थे। लेकिन ऐना को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो देखे जा रही थी इन लोगों को और सोच रही थी क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उन सारे स्ट्रेंजर्स में से एक जो स्ट्रेंजर था वो आगे बढ़ने लगा इनके घर की तरफ। इनके घर के पीछे ट्रैम्पोलिन थी। उस ट्रैम्पोलिन के पास आकर ये उससे छेड़खानी करने लगा, उसे छूने लगा। तब ऐना को लगा कि अभी बहुत हो गया और हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और तब उसने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस जल्दी ही इनके घर पहुंची। जब पुलिस वहां पर पहुंची और बैकयार्ड में गई तो उन्होंने पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि वो लोग जैसे ही उन्होंने पुलिस की कार आती हुई देखी थी वो लोग वहां से भाग गए थे। पुलिस ने आसपास तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और यहाँ तक कि कोई सिगरेट के बट वगैरह कुछ भी वहां पर पड़े हुए नहीं थे जिससे अनुमान लगाया जा सके कि कोई लोग वहां पर आए थे। यानी वो पूरी तरह से वैनिश हो चुके थे। अब पुलिस वाले वहां से चले गए और उन्होंने जेफ और ऐना से कहा कि अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल दिखे तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हम लोग तुरंत आ जाएंगे। पुलिस तो वहां से चली गई लेकिन जो जेफ और ऐना थे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो रात काटी क्योंकि उस दिन ब्रूस और मेलिंडा भी घर में नहीं थे। अगले दिन ब्रूस और मेलिंडा जब वापस आए तो इन लोगों ने सारी बात बताई। तब ब्रूस और मेलिंडा को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कई दशक हो गए इस शहर में रहते रहते, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आज तक कभी किसी ने ट्रेसपासिंग नहीं की और जो स्ट्रॉन्ग्सविल है वो बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है और यहाँ पर ऐसा होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। फिर कुछ दिन और गुजर गए, 1-2 दिन, लेकिन जो फैमिली थी वो ऑन एज रही। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे, बार बार बाहर जाकर देखते थे कि कोई आया तो नहीं है, उठ उठ के चेक करते थे। लेकिन 1-2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन तक कुछ भी गलत घटना नहीं हुई। उसके बाद अब हम 5 महीने फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और नवंबर 2016 में चलते हैं। नवंबर 2016 में उस दिन जो ऐना थी वो घर में अकेली थी और फर्स्ट फ्लोर में अपनी लड़की के साथ खेल रही थी। उसकी बेटी अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, खेलने लगी थी और ये अपनी बेटी को आराम से वहाँ पर खिला रही थी। उस समय शाम का वक्त था और वो घर में अब वेट कर रही थी कि सब लोग वापस लौटेंगे। तभी अचानक उसको महसूस हुआ कि जो बैक डोर है, बैक स्लाइडिंग डोर, उसको कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई खटखटा रहा है, कोई हिला रहा है, ऐसी कुछ आवाज़ें आ रही थी। लेकिन पर्टिकुलरली कोई इसको जोर जोर से नॉक नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई इसे खोलने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इसको लगा कि शायद जेफ आ गया होगा या मेरे पेरेंट्स होंगे, उनके पास कीज़ नहीं होंगी, इसलिए शायद वो बैक डोर से आ रहे हैं। उसने सोचा कि ठीक है, मैं जाकर डोर खोल देती हूँ। वो उठी, उसने अपनी बेटी को उठाया गोद में और नीचे वाले फ्लोर पे गई और नीचे वाले फ्लोर में जाके अब ये बैक डोर की तरफ जब बढ़ रही थी तभी अचानक से ये रुक गई, क्योंकि इसको सामने बैक डोर अब नजर आ रहा था और इसने महसूस किया कि जो बैक स्लाइडिंग डोर है उस अंधेरे में उसको कोई अनजान व्यक्ति खोलने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से जो चेहरा है उसने अपना स्लाइडिंग डोर पर चिपकाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो अंदर झांकने की भी कोशिश कर रहा है। अब वो ये देखकर बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली घबरा गई, वहीं पर ठिठक कर रह गई और अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसको लग रहा था कि कहीं ये व्यक्ति जो भी है ये अंदर ना घुस जाए, पता नहीं इसका क्या इंटेंशन है, क्या चाहता है और मैं घर में अकेली हूँ, मेरा क्या होगा। तो ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो तुरंत वापस पलटी और सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर अपने बेडरूम में भागी और अपना बेडरूम का डोर अपने पीछे बंद कर लिया और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। लेकिन जब तक पुलिस वहां पर आई तब तक वो स्ट्रेंजर वहां से भाग चुका था और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहां पर किसी के भी होने का कोई एविडेंस नहीं है। ना वहां पर कोई था, ना आसपास कोई था और ना ही कोई ऐसा निशान था जिससे महसूस हो कि यहाँ पर कोई आया होगा। लेकिन पुलिस को फिर भी महसूस हो रहा था कि ये सच बोल रही है। ऐसी कंप्लेंट पहले भी इस घर से आ चुकी थी। लेकिन पुलिस ने ऐना से कहा क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है उस व्यक्ति को पता लगाने का कि वो व्यक्ति कहाँ से आया, कौन है और क्या चाहता है। इसलिए यही बेहतर है कि अब आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, हर समय अपना घर का दरवाज़ा बंद रखिए, चौकन्नी रहिए और जब भी आपको महसूस होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम तुरंत ही यहाँ आ जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। ये सब कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद तुरंत ही ऐना ने ऑब्वियसली अपने घर वालों को फ़ोन किया, जेफ को और अपने पेरेंट्स को। वो लोग सबके सब दौड़े दौड़े घर वापस आए।
फिर घर आकर ये लोग एक दूसरे डिस्कशन करने लगे कि क्या हुआ होगा। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इन लोगों को ये लगने लगा कि जो कुछ महीने पहले एक घटना घटी थी, जब 4 लोग इनकी प्रॉपर्टी में इन लोगों को दिखाई दिए थे, ये घटना उससे कनेक्टेड हो सकती है और हो सकता है कि कुछ लोग इनके घर के पीछे पड़े हों। अब ये लोग इसी बारे में बातचीत करने लगे। अब ये सबके सब ये सोचने लगे कि अगर कुछ लोग इनके पीछे पड़े हैं तो वो लोग कौन हो सकते हैं, और हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसी कोई भी घटना पहले इनके साथ नहीं हुई थी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि अगर कोई हमारे पीछे पड़ा है तो क्यों पड़ा है। ये जो फैमिली थी, प्लेस्कोविक फैमिली, ये बहुत अच्छी फैमिली थी यहाँ की। इनको सब लोग बहुत प्यार करते थे। जितने भी पड़ोसी थे, जितने भी शहर के लोग थे, इन्हें ज़्यादातर लोग पहचानते थे क्योंकि छोटा सा ही शहर था। स्पेशली जो मेलिंडा थी, यानी कि ऐना की जो माँ थी, उसको सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और वो प्यार स्पेशली इसलिए करते थे क्योंकि ये जो मेलिंडा थी, ये करीब 20 से भी ज़्यादा सालों से यहाँ के मिडिल स्कूल की टीचर रही थी और अभी भी टीचर थी, टीचिंग करती थी। अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसके स्टूडेंट्स भी इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि इसका बिहेव बहुत अच्छा था। इसके अलावा ये कम्युनिटी में सॉकर कोच भी थी। ये अपने कॉलेज में सॉकर खेलती रही थी, तो यहाँ भी वो बच्चों को सॉकर सिखा रही थी और काफ़ी अच्छी कोच मानी जाती थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न था पेरेंट्स का उसे प्यार करने के पीछे, क्योंकि वो ना सिर्फ ऐना की माँ थी बल्कि उसका एक और बेटा भी था, एक 18 साल का लड़का जिसका नाम था कायल। ये जो कायल नाम का उसका बेटा था, उसको डाउन सिंड्रोम था, यानी कि मानसिक रूप से हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा विक्षिप्त था। इसके अलावा उसकी जो मानसिक बीमारी थी, उसने इसको नॉन वर्बल बना दिया था, यानी कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। लेकिन जो मेलिंडा थी, उसका व्यवहार अपने बेटे के साथ बहुत ही अच्छा था और माँ बेटे के बीच में जो रिलेशनशिप था बहुत ही अच्छा था। माँ बेटे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मेलिंडा अपने बेटे कायल को बहुत अच्छी तरीके से समझती थी, उसे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रखती थी। ऐसा कहा जाता था कि मेलिंडा बेस्ट माँ थी जो कि कायल को मिल सकती, क्योंकि वो कायल को इतनी अच्छी ज़िंदगी दे रही थी जितना जो वो मेंटल पेशेंट जो व्यक्ति था, इतनी अच्छी ज़िंदगी शायद वो नहीं जी पाता अगर वो किसी और फैमिली में होता। जब भी कायल को अपनी माँ के साथ देखा जाता था, वो हमेशा स्माइल करता रहता था, हंसता रहता था। और भले ही वो नॉन वर्बल था, फिर भी आप उसको देखकर ही समझ सकते थे कि जो उसकी माँ की मौजूदगी है वो उसको इनक्रेडिबली हैप्पी बनाती है और वो अपनी माँ की उपस्थिति में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था। अब जो ये प्लेस्कोविक फैमिली थी, ये हर समय डर में रहने लगी, डर में जीने लगी। बार बार वो अपने विंडोज़ वगैरह से बाहर झांकते रहते थे। उनको ये डर रहता था कि कहीं वो स्ट्रेंजर्स वापस ना आ जाए। अब इस घर में कितने लोग रहते थे? एक तो मेलिंडा, एक उसका हस्बैंड ब्रूस जिनका ये घर था, इसके अलावा उनकी बेटी एना, उसका बॉयफ्रेंड जेफ और साथ ही उनका अपना एक और बेटा कायल। इन लोगों को हमेशा ये डर सताने लगा कि कभी भी ये जो स्ट्रेंजर्स हैं इनके घर का दरवाज़ा खिड़की तोड़कर अंदर घुस आएंगे। अनफॉर्चुनेटली इनका ये जो डर था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच भी साबित हुआ क्योंकि स्ट्रेंजर्स दोबारा से वापस आए। अब जनवरी 2017 में, यानी कि जब ऐना ने उस व्यक्ति को अपने घर में घुसते हुए देखा था, उसके 2 महीने बाद एक दिन कोई स्ट्रेंजर या हो सकता है एक से ज़्यादा स्ट्रेंजर्स इनके घर में घुसे। ब्रूस की गाड़ी उस समय अपने ड्राइववे में खड़ी हुई थी और उसका लैपटॉप उसकी गाड़ी में था। किसी ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर ब्रूस का लैपटॉप चुरा लिया और वहां से भाग गया। इसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। ये घटना देखकर इन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वहां पर आई, उन्होंने पता लगाया, लेकिन पहले की तरह ही कोई भी चोर का ना तो पता चला, ना किसी ऐसे व्यक्ति का पता चला जो कि इनके घर में घुसा हो या इनके आसपास देखा गया हो। पुलिस अभी भी नाकामयाब रही। उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया है इस चोरी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन अगर आपके साथ और कोई घटना हो तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और हमेशा की तरह यह कहकर पुलिस वापस चली गई। इसके बाद कुछ महीने और बीत गए। जुलाई 2017 आ गया। जुलाई 2017 में एक बार ऐना, उसका हस्बैंड जेफ और उनकी बेटी फर्स्ट फ्लोर में अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक ऐना की नज़र पीछे वाली विंडो से बाहर की तरफ पड़ी और उसने देखा कि 3 अजनबी लोग उनके बैकयार्ड में खड़े हैं और खड़े होकर उसी सेम स्पॉट पर खड़े होकर जिसमें पिछले साल उनको 4 स्ट्रेंजर दिखे थे, उसी स्पॉट पर खड़े होकर घर की तरफ देख रहे थे और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। अब ऐना ने जल्दी से जेफ को बुलाया और कहा कि देखो देखो बाहर कौन खड़ा हुआ है, जल्दी आओ। और तब जेफ भी आया। उसने देखा कि हाँ वाकई में वहाँ पे 3 स्ट्रेंजर खड़े हुए थे और इनके घर की तरफ घूरे जा रहे थे। ऐना बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और 911 डायल किया। जिस समय ऐना पुलिस को फ़ोन कर रही थी, उस समय जेफ बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया इन लोगों को देखकर।
उसने तुरंत एक फ्लैश लाइट उठाई और उसके बाद पीछे का दरवाजा खोल के तुरंत बाहर की तरफ भागा उन लोगों की तरफ, ताकि आज इन लोगों को ये कन्फ्रंट कर पाए, उनसे पूछ पाए कि मेरी फैमिली के पीछे तुम लोग क्यों पड़े हो। जब ये उन लोगों की तरफ भागा तो इसे देखकर वो लोग पहले ही वहां से भाग गए। वो उनकी तरफ टॉर्च की रोशनी भी नहीं डाल पाया कि देख सकता कि वो लोग कौन थे। उससे पहले ही वो लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने एक सीरियस सर्च की इस बार, क्योंकि उनको पता था कि इस फैमिली से पहले भी फोन आ रहे थे, उन्हें सारी स्थिति के बारे में पता था। इस बार उन्होंने एक सीरियस सर्च कंडक्ट करने का फैसला किया। दूर दूर तक तलाशी ली गई लेकिन उन लोगों का कहीं भी पता नहीं चला। पुलिस उनको ढूंढने में इस बार भी नाकामयाब रही हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह ही उन्होंने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई नहीं मिला है, और अगर आपको कुछ और दिखता है या आपको कुछ भी फील होता है तो आप तुरंत हमें फ़ोन कीजिए और हम तुरंत ही यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद एक महीना और बीत गया। अब अगस्त 2017 आ गया। अगस्त में एक दिन ऐना अपनी बेटी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ही सामने वाली तरफ, यानी कि घर के फ्रंट साइड पर प्ले रूम बना हुआ था बच्चे का, तो वहां पर बैठकर अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। और उसकी जो माँ थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी अपने रूम में। तभी इसने महसूस किया कि कोई पीछे वाले दरवाजे पर, यानी कि बैक स्लाइडिंग डोर पर नॉक कर रहा है या उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। जब उसने दरवाजे को हिलाई डुलाई जाने की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत ही चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसको महसूस हो गया कि ऐसी आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी है। और जब उसने ऐसी आवाज़ पहले सुनी थी तो कोई अजनबी उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो वो अब तुरंत ही समझ गई कि शायद उसके घर में कोई घुसना चाहता है। वो समझ तो गई थी लेकिन पहले कंफर्म करना जरूरी था कि बैक डोर में उसका कोई अपना फैमिली वाला नहीं है। अगर वो बिना कंफर्म किए पुलिस को फोन कर देती और बाद में कोई फैमिली का मेंबर निकलता तो इसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो सकती थी और पुलिस सोच सकती थी कि पहले भी इन लोगों ने झूठे फोन किए हैं। तो अब इसने डिसाइड किया कि पहले मैं चुपचाप पीछे जाकर देखूंगी कि कौन है, और अगर कोई अजनबी होगा तभी मैं पुलिस को फोन करूंगी। इसके बाद इसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और एकदम धीरे धीरे दबे पांव चलते हुए बैक डोर की तरफ जाने लगी। और जब ये एक दीवार तक पहुंची जिसके बाद अगर ये झांकती तो इसको बैक डोर दिख जाता, तो इसने एकदम धीरे से पीछे झांक कर देखने की कोशिश की कि पीछे कौन है। और जैसे ही इसने झांक कर देखा चुपचाप, इसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि दो लंबे चौड़े एडल्ट्स बैक डोर पर खड़े हुए थे और बहुत जोर लगाकर जो बैक स्लाइडिंग डोर था उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे। जब ऐना इनको देखकर जोर से चीखी तो इन दोनों ने ऐना की तरफ देखा और देखते ही वहां से पलटकर भाग गए तुरंत ही। ऊपर मेलिंडा थी, जब उसने अपनी बेटी की चीख की आवाज सुनी तो वो भागती हुई नीचे आई और उसने देखा कि ऐना की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, और साथ ही इसकी जो छोटी बच्ची थी वो भी बुरी तरह रोई जा रही थी। तब उसने किसी तरह पुलिस को फोन किया और पुलिस को सारी बात बताई। अब पुलिस वहां पर आई, हमेशा की तरह उसने सर्च किया लेकिन उनको कोई भी नहीं मिला, ना आसपास कोई मिला। तो वो फैमिली से फिर से कहकर वहां से चले गए कि ठीक है आप लोग ध्यान रखिए अपना, और अगर कुछ भी और आपको सुनाई देता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, और सॉरी हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई भी निशान नहीं मिल रहा है जिससे हम उनकी तलाशी कर सकें। फिर इसके अगले महीने यानी कि सितंबर 2017 में एक दिन मेलिंडा की कार की कीज खो गई, और जिसके पास भी वो कीज थी वो कभी भी गाड़ी का अलार्म चालू कर देता था, कभी उसका सायरन चालू कर देता था। आधी रात को किसी भी ऑड टाइम पर गाड़ी सायरन करने लगती थी, अलार्म बजाने लगती थी, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस इनको भी होता था और साथ ही पास पड़ोसियों को भी होता था। तो कोई इनकी गाड़ी की चाबियां चुरा के इस तरह की हरकत कर रहा था, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था। और साथ ही जब ये चाबियां उसके पास थी उस दौरान कोई इनके घर में भी घुस रहा था। और ब्रूस की गाड़ी के टायर में कई बार कीले घुसी हुई मिलती थी, कोई उसकी जो कार थी उसके टायर में कीले ठोक कर चला जाता था ताकि वो लोग परेशान हो। अब फैमिली ने परेशान होकर पुलिस को भी फोन किया लेकिन हमेशा की तरह पुलिस इस बार भी कुछ नहीं कर पाई। उसने कहा कि ठीक है हम कोशिश करेंगे चाबियों का पता लगाने का, चोर का पता लगाने का, लेकिन पहले की तरह वो अभी भी कुछ भी नहीं कर पाई। तब जो मेलिंडा थी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई और उसने अब फेसबुक का सहारा लिया। उसने फेसबुक पे एक मैसेज किया जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इसने इस फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हमें ठीक से नींद नहीं आ रही है, किसी ने हमें गाड़ी की चाबियां चुरा ली हैं और रिमोट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कभी भी गाड़ी को स्टार्ट करता है, कभी भी सायरन अलार्म शुरू कर देता है। और इस बार भी जो पुलिस डिपार्टमेंट है स्ट्रॉन्ग्सविल का वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं प्रे करती हूँ, एक तरह से प्लीड करती हूँ कि हमको और ज़्यादा परेशान ना किया जाए। अगर हम लोगों को सिर्फ परेशान करना ही आपका उद्देश्य था तो आप लोग अपने उद्देश्य में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अब हमको और ज़्यादा हरास ना किया जाए, हमारी गाड़ी की चाबियां लौटा दी जाएं और अब हमारी फैमिली का पीछा छोड़ दिया जाए, वो यही चाहती थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फेसबुक पोस्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस पोस्ट के करीब 1 महीने बाद 19 अक्टूबर 2017 को जब जेफ घर में अकेला था, सिर्फ जेफ के साथ उसका डॉग था, तब अचानक उसने महसूस किया कि बैक डोर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बैक स्लाइडिंग डोर से। उसको पता था बैक स्लाइडिंग डोर से आवाज़ें आने का क्या मतलब है, क्योंकि ऐना पहले भी कई बार ऐसी आवाज़ें सुन चुकी थी। तब उसने चुपचाप जाकर देखने का डिसाइड किया, और जब वो चुपचाप वहाँ पर पहुँचा अपने डॉग के साथ, तो उसने पाया कि स्लाइडिंग डोर को एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खोलने की कोशिश कर रहा है। तब इसने अपने डॉग को उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया। डॉग भागता हुआ उस व्यक्ति पर झपटा, हालांकि जो व्यक्ति था वो दरवाजे के उस ओर था, तो लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति था वो उस डॉग को देखकर डर गया और वहां से भागा, और भागकर उनकी प्रॉपर्टी के बाहर जो पेड़ वगैरह लगे थे उनके पीछे जाकर नजरों से ओझल हो गया। तब जेफ ने पुलिस को फोन किया, उनको सारी बात बताई। पुलिस वहां पर आई भी, लेकिन हमेशा की तरह उनको कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिला। वो फिर ये कहकर चले गए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फ़ोन कीजिए, हमें बताइए, और यहाँ पर हमें फ़िलहाल कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। इस घटना के 4 दिन बाद यानी 23 अक्टूबर 2017 को जेफ और ब्रूस एप्पल बीज में गए डिनर करने के लिए। उसी एप्पल बीज में जिसमें ऐना काम किया करती थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम आज ऐना के साथ वहाँ जाकर डिनर करेंगे। फिर डिनर करने के बाद ब्रूस और जेफ अपनी अपनी कार में बैठे और अपने घर वापस लौट आए। जब इन दोनों की गाड़ियां ड्राइववे पर रुकी, तो पहले ब्रूस आगे आगे घर की तरफ बढ़ा, और घर की जो 2-3 सीढ़ियाँ थी उन्हें चढ़कर जब उसने डोरबेल बजाई, तो अंदर उसका बेटा था कायल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो नॉन वर्बल था, थोड़ा सा उसका दिमाग कम था। उसने दरवाज़ा खोला और उसके बाद ब्रूस ने अंदर एंटर किया। ब्रूस के ठीक पीछे पीछे ही जेफ था। जेफ के हाथों में उसकी बेटी थी, उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया हुआ था। अंदर जाने के बाद ब्रूस अपनी वाइफ मेलिंडा को ढूंढने लगा। उसको ढूंढते ढूंढते ही वो घर के पिछले हिस्से पे गया जहाँ पर किचन थी। किचन में जाकर उसने किचन की लाइट्स ऑन की, और जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो उसने किचन के फ्लोर की तरफ देखा। वहाँ पर उसने कुछ ऐसा देखा कि जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जेफ भी उसके पीछे पीछे ही था, उसके गोद में उसकी डॉटर थी, तो जैसे ही जेफ ने किचन के फ्लोर पर कुछ देखा, तुरंत वहाँ से पलटा और सीधे घर के बाहर की तरफ भागा। जब वो बाहर भाग रहा था तब उसकी गोद में उसकी बेटी थी, और साथ ही रास्ते में उसको कायल भी दिखा, तो उसने एक हाथ से कायल को भी पकड़ा और फिर दोनों को लेकर वहां से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद उसने 911 को फ़ोन किया, और जब उसकी आप 911 कॉल सुनेंगे तब आपको लगेगा कि वो 911 को कॉल करते हुए इतना घबराया हुआ था कि शायद उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो उसने अंदर देखा है उसको वो कैसे प्रोसेस करे। 911, what's the address of your emergency? Somebody's been attacked in my house. Somebody's been what? Attacked. They attacked who? Who was attacked? Mel Pluskovic. Mel Pluskovic was attacked. He was attacked by whom? Do you know? She was. No, we just came home. She's on the kitchen floor. जैसा कि आपने 911 कॉल में भी सुना होगा, जब ये लोग घर पहुंचे तब पहले ब्रूस अंदर था। उसने पाया कि उसकी जो बीवी है उसकी लाश किचन के फ्लोर पर पड़ी हुई है। उसको 35 टाइम के आसपास स्टैब किया गया था, यानी चाकू मारा गया था। इसके अलावा 3 शॉर्ट वुंड्स भी थे, यानी कि 3 बार उसे गोली भी मारी गई थी। तुरंत ही मेलिंडा को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा शॉक में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन तब भी वो लोग समझ पा रहे थे कि जो 2 साल से इनकी फैमिली में अजीब अजीब से हादसे हो रहे थे, लोग इनकी प्रॉपर्टी में घूम रहे थे, इनको हरास कर रहे थे, उनका ही इस मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन है। जिस समय जेफ बाहर आकर 911 पे फ़ोन कर रहा था, उस समय ब्रूस अपनी बीवी के पास अंदर घुटने के बल ज़मीन पर बैठा हुआ था, और उसने भी वहाँ से 911 कॉल की थी, जिसे आप सुन सकते हैं। इस कॉल में उसने पुलिस को थोड़ा बुरा भला भी कहा, और कहा कि आपने मेरी फैमिली की रक्षा नहीं की और आपके कारण ये हादसा हुआ। 911, what city is the emergency in? Please come to 1 for Blazing Star. I think my wife's dead. Someone, we've had people breaking into our fucking house, Sir. and now someone fucking killed her. Sir, tell me the city you need to talk to. Strongsville, Ohio. Okay, you need to be transferred. Don't hang up. 911, what's the city of your emergency? Strongsville, Ohio. We have people on the way already. What's the address? For Blazing Star. I think someone killed my wife. You think someone killed your wife? Yeah, it looks like Okay, she has stab are wounds you- on her back. We've had Okay. people trying to break into Sir, our house sir, all year, sir, I stealing. understand. Sir, I need to ask you questions, okay? Are you there right now? I just got in the door with my new son-in-law. My son Kyle was here Okay, with her. sir, what I want you to do is walk outside.
बाद में स्ट्रॉन्ग्सविल पुलिस डिपार्टमेंट ने इस केस की बहुत अच्छी तरीके से जांच की और मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत काबिलियत दिखाई और सिर्फ 4 दिन में उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया। लेकिन जब बाद में ये बात पब्लिक हुई कि मेलिंडा का कत्ल किसने किया तो किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। 23 अक्टूबर 2017 को, यानी कि जिस दिन मेलिंडा का खून हुआ, उस दिन घर पर जेफ अपनी बेटी के साथ था और मेलिंडा अपने बेटे कायल के साथ थी। उस दिन ये अपनी बेटी के साथ खेल रहा था जेफ, और उस खेलते खेलते उसने अपनी बेटी को प्ले पेन में डाला। उसके बाद वो किचन में गया जहाँ पर मेलिंडा काम कर रही थी। किचन में जाने के बाद जेफ ने एक चाकू निकाला और मेलिंडा को करीब 35 बार चाकू मारा, और उसके बाद इसने एक गन निकाली और उससे भी 3 फायर किए, ये श्योर करने के लिए कि मेलिंडा किसी भी हालत में बच ना पाए। और जिस समय ये सब कुछ कर रहा था तब उसकी बेटी कुछ फीट की ही दूरी पर थी, और साथ ही हो सकता है कि कायल भी वहीं पर कहीं आसपास हो, या ये भी हो सकता है कि उसने ये सब कुछ देखा भी हो, लेकिन क्योंकि वो दिमागी रूप से कमज़ोर था इसलिए उसके पास कोई ये रास्ता नहीं था समझने का कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है या फिर मैं उसको कैसे बचाऊं। उसको ज़्यादा सेंस नहीं था, लेकिन जब भी ये सब कुछ हो रहा होगा तब वो आसपास ही था। इन 2 इनोसेंट लोगों के सामने इस मर्डर जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद जेफ ने अपने जो भी हथियार थे, ब्लडी स्टेन्स थे, उनको साफ किया इन दोनों के सामने ही, और साथ ही जो अपने कपड़े थे उनको भी बदला, और कपड़ों को बदल कर ये जो ब्लडी क्लोथ्स थे इनको अपनी कार में छुपा दिया। इसके बाद इसने कायल को अपनी मरती हुई माँ के साथ उस घर में अकेला छोड़ दिया, अपनी बेटी को उठाया और एप्पलबीज चला गया वहाँ पर डिनर करने के लिए, और कायल को जाते जाते घर के अंदर ही लॉक कर गया। वहाँ पर कई घंटे बिताने के बाद जब ये ब्रूस के साथ वापस लौटा तो इसने जानबूझ के ब्रूस को पहले घर के अंदर जाने दिया ताकि वो अंदर जाए और अपनी मरती हुई वाइफ को डिस्कवर करे और इसको ये सब पहले फेस ना करना पड़े। अभी तक ये ठीक से क्लियर नहीं है कि इसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, क्योंकि जेफ ने कभी भी ठीक से अपना मुंह नहीं खोला और कभी भी ये नहीं बताया कि मैंने ये हत्या क्यों की। सिर्फ इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, ये भी बता दिया कि मैंने मारा, ऐसे मारा और ये सब किया, लेकिन कभी भी इसने खुलकर नहीं बताया कि मेरा असली मोटिव क्या था। लेकिन एक रनिंग थ्योरी है और वो थ्योरी ये है कि इनकी शादी ऑफिशियली 2-4 दिन में ही होने वाली थी, जेफ की और एना की, लेकिन जेफ के पास अभी तक ठीक से पैसे जमा नहीं हो पाए थे कि इस वेडिंग का वो खर्चा उठा पाता। और जो वेन्यू था जहाँ पर शादी होने वाली थी, उन्होंने मेलिंडा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि हम शादी का जो भी वेन्यू है, जो भी बुकिंग है, उसको कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आपका फ्यूचर सन इन लॉ इसका खर्चा नहीं उठा सकता। ये माना जा रहा है कि मेलिंडा ने इसको कन्फ्रंट किया होगा कि तुम वेडिंग के लिए क्या सोच रहे हो, तुमने तुम्हारी जो भी फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं उसके बारे में क्या सोचा है, जो भी बात हुई होगी, हो सकता है कि इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो हीटेड हो गया हो और इस लड़ाई झगड़े में ही ये स्नैप कर गया हो और इसने मेलिंडा की हत्या कर दी हो। लेकिन ये एकमात्र आंसर नहीं हो सकता कि इसने मेलिंडा की हत्या क्यों की थी, क्योंकि बाद में ये भी पता चला कि इनके साथ 2 साल में जो भी घटनाएं हो रही थी इनके घर के आसपास, इनके घर के अंदर, वो सारी घटनाओं की जिम्मेदारी भी जेफ की ही थी। वही ये सारे कांड इनके घर में और घर के आसपास करवा रहा था। जितनी भी घटनाएं इनके साथ हो रही थी, कई बार तो जेफ खुद ही बाहर जाके इन सारी घटनाओं को अंजाम देता था। यानी कि जब एना घर में अकेली होती थी या मेलिंडा घर में अकेली होती थी तब ये बाहर घूमता था, वेश बदल के, कुछ भी कैप वैप पहन के, ताकि पहचान में ना आए और वो एक स्ट्रेंजर इन लोगों को नजर आता था। कई बार जब भी जेफ ने कहा कि मुझे कोई नजर आया, वो एक झूठ था। जब भी इनकी गाड़ी का शीशा टूटा, चोरी वगैरह हुई, तब भी माना जा रहा है कि ये सब जेफ ने किया होगा, या फिर ये कई बार अपने दोस्तों से मदद लेता था और कई बार ये लोगों को हायर भी करता था पैसा देके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। और कई बार ये कहता था कि अरे मुझे बाहर कोई दिखा, और तब तक कोई भाग जाता था और बाद में इसने बताया कि बाहर कोई दिखता ही नहीं था, मैं सिर्फ झूठ बोलता था कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं। बाद में जेफ के एक चाइल्डहुड फ्रेंड से बातचीत हुई तो उसने बताया कि ये जो जेफ है ये मेलिंडा से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। अब वो नफरत क्यों करता था इसका कोई खास कारण नहीं है, कम से कम इसको पता नहीं है। उसने बताया कि ये हमेशा कहता था कि मुझे मेलिंडा से बहुत ज़्यादा नफरत है, और जब बाद में मेलिंडा ने इसको अपने घर में रख लिया, इसकी हर तरह से मदद की, इसके बच्चे को पाला, फिर भी इसकी नफरत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि ये वहाँ रहने के साथ ही इसके मर्डर की प्लानिंग करने लगा था। इसने बहुत सारे स्ट्रेंजर्स को वहाँ पे प्लान किया, बार बार वहाँ पुलिस आती थी, उनको पता था कि कोई इस फैमिली को परेशान कर रहा है, और इस तरह से वो अपनी एलिबाई बना रहा था कि फाइनली जब वो मेलिंडा को कत्ल करेगा तब ये बात मददगार साबित होगी कि इनकी फैमिली को कोई परेशान कर रहा था और शायद उन्हीं स्ट्रेंजर्स में से किसी ने मेलिंडा को मार दिया है, और तब इस पर कोई भी शक नहीं करेगा।
शुरू शुरू में उसका ये प्लान काम भी कर रहा था। जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, जो पुलिस थी, सबको यही यकीन था कि वो जो स्ट्रेंजर्स थे जो इनके पीछे पड़े थे उन्होंने ही मेलिंडा का कत्ल कर दिया है। लेकिन बाद में पुलिस को कुछ सबूत मिले। जेफ की कार में उनको नाइफ मिला, कुछ ब्लडी क्लोथ्स मिले और तब जाकर उन्हें इस पर शक हुआ और उनको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब इन्होंने सारे के सारे सबूत कोर्ट में पेश किए और इसके खिलाफ मजबूत केस बनाया, तब फाइनली जेफ ने कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही मेलिंडा को मारा है। लेकिन जेफ ने सिर्फ ये स्वीकार किया, बेसिकली कहा कि हाँ, मैंने उसको मारा है, लेकिन उसने कभी भी कोई ठोस रीज़न नहीं बताया उसके कत्ल का, कोई भी खास कारण नहीं बताया। रीज़न ना बताने के साथ साथ ही उसने कभी भी फैमिली से माफ़ी भी नहीं मांगी, उसने कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं की और कभी कोई पछतावा जाहिर नहीं किया। फाइनली कोर्ट ने उसको लाइफ इन प्रिजन की सज़ा सुनाई, जहां पर उसको पैरोल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब वो 33 ईयर्स प्रिजन में गुजार लेगा उसके बाद उसको पैरोल मिल सकती है। इस केस में एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आया जबकि ब्रूस अदालत में बोला, जैसे कि वहाँ पे परंपरा है कि जो भी विक्टिम के घर वाले होते हैं वो अपनी अपनी बात कोर्ट में रखते हैं। तो जब ब्रूस की बारी आई तो उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि हमारा जो बेटा है कायल, वो अपनी माँ की मौत को अभी तक नहीं समझ पाया है, उसे अभी तक नहीं पता है कि उसकी माँ जा चुकी है। तो अब कभी भी जब इनकी फैमिली बाहर खाना खाने जाती है, जो कि कायल को बहुत ज़्यादा पसंद है बाहर जाके खाना खाना, तब वो वहाँ बैठकर ईगरली अपनी माँ का वेट करता है। वो लगातार खिड़की से बाहर झांकता रहता है और अपनी माँ का वेट करता रहता है कि किसी भी मोमेंट उसकी माँ आ जाएगी उनके साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए। उसको हर समय अपनी माँ का वेट रहता है। तो इस तरह से ये केस जल्दी सॉल्व भी हो गया, इसमें सज़ा भी अच्छी खासी उसको मिल गई। लेकिन जो कायल है उसको कौन समझा सकता है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। उसके लिए हमेशा ये चीज़ हार्ट ब्रेकिंग रहेगी, हमेशा उसको अपनी माँ का इंतज़ार रहेगा जब तक वो जीवित है। तो अब ये कहानी यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। इसके अलावा महबूब MDG हमेशा मेरे वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं अच्छे अच्छे, तो थैंक यू सो मच महबूब जी, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे। इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस देखिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी।